हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते सब अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है। तो आज हम प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जो कि अक्सर परीक्षाओं में एक नंबर पर पूछे जाते हैं। और ये आने वाली प्रश्नावली पे भी ये कंसेप्ट जो है तो हमारा लगता है, तो हम पहले बेसिक पढ़ लेते हैं कुछ। तो जैसे कि हमारा दो रैखिक समीकरण जो युग्म होता है, वो होता है हमारा, उसका फॉर्म होता है a1x प्लस b1y बराबर होता है c1 के। इसको हम इस प्रकार भी लिख देते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इस प्रकार भी लिखा रहता है। वैसे ये इसी प्रकार होता है। दूसरा हमारा होता है a2x प्लस b2y बराबर c2, यानी कि इसको हम a1x प्लस सॉरी a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 जैसे होता है कि मान लो कि हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है। तो यहाँ हमसे एक पूछा जाता है, इस समीकरण, ये जो हमारा समीकरण है, इसका अद्वितीय हल, इसका अद्वितीय हल। ठीक, हम अद्वितीय हल देखेंगे। इसे हम एक हल भी कहते हैं, केवल एक हल, एक हल। ठीक है, इसको हम एक हल कहते हैं, अद्वितीय हल। हम फर्स्ट इसको देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होते हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल कैसे होते हैं। ठीक है। और हम तीसरा देखेंगे, एक होता है कि कोई नहीं। ठीक, उसका कोई एक भी हल नहीं होता, तो हम देखते हैं। तीसरा हम बाद पे देख लेंगे, पहले मैं दो को देख लेते हैं। तो ये जो होता है इसको हम देखते हैं। पहले तो हम चेक करते हैं, ये जो हमारा है, जो x का गुणांक है, y की गुणांक है, वो c है हमारा। उनको हम पहले बराबर करते हैं। जैसे कि हम x के गुणांक को हम चेक करते हैं। ठीक है, तो हम याद कर लेते हैं। जैसे a1/a2 कर लिए, मैं a1/a2 हो गया, b1/b2 हो गया और c1/c2 हो गया। हमें इस प्रकार लिखने पे a1/a2, b1/b2 और c1/c2 लिखने पे, अगर ये जैसे a1/a2 का जो मान है हमारा, a1 का और a2 का कोई कुछ भी हमारा वैल्यू हो सकती है, तो इसका जो मान है हमारा, वो अगर बराबर इज नॉट है b1/b2 के, यानी कि जो हमारा a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है, इसका केवल एक ही हल होगा। इसको हम अद्वितीय हल कहते हैं। नहीं, एक चीज और, कि इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है ना, इसका जो हम ग्राफ बनाते हैं, तो उस पे जो रेखा होती है वो केवल एक बिंदु पर छेद करती है। ठीक, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। और ये रेखाएं जो होती हैं अवरोधी समीकरण युग्म होता है। ठीक है ना, ये जो समीकरण होता है, ये जो समीकरण होता है इस प्रकार का जो समीकरण होता है, जिसकी वैल्यू a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं होती, वो समीकरण जो होता है वो अवरोधी समीकरण युग्म होता है। कौन सा? अवरोधी अवरोधी समीकरण अवरोधी समीकरण युग्म। इसको आप बहुत अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है जो हमें आगे प्रश्नावली पे लगेगा, और यही कॉन्सेप्ट हमें
एक नंबर पे पूछा जाता है हमारी परीक्षाओं पे। तो इसका जो होता है, तो अगर a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है तो इसका जो हल होगा वो अद्वितीय हल होगा। इसका मतलब है कि केवल इसके एक हल होगा, मतलब इसके जैसा कोई हल दूसरा नहीं होगा। इसकी जो रेखा होती है, इसका जो हम वो बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। इसकी जो रेखा जाएगी हमारी, जो हम किरण खींचेगी इस पे, तो केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। तो ये जो समीकरण होता है, इस समीकरण को हम अवरोही समीकरण भी कहते हैं। इसकी जो रेखाएं होती हैं, ठीक है, ये प्रतिच्छेद करती रेखा होती है। वो एग्जाम पे पूछता है कि प्रतिच्छेद करती रेखा कौन सी है, और इस तरह समीकरण दे देता है हमें, तो हमें इसमें से चूज करना होता है। तो जो प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होती हैं वो केवल यही होती हैं। अद्वितीय हल जिस पे आता है, जिसका a1/a2 b1/b2 बराबर नहीं होता। कहने का मतलब है कि जो हमारे x1 का गुणांक है, यानी जो x हमारा समीकरण फर्स्ट है, उसमें x का गुणांक डिवाइडेड बाई समीकरण 2 में x का गुणांक, और फर्स्ट में पाई का गुणांक, और सेकंड में भी y का गुणांक, अगर इसको डिवाइड करें और इसको बराबर करें, अगर ये बराबर नहीं आता है तो हम कह देंगे कि ये जो है अद्वितीय हल है और प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। ठीक है, हम देख लेते हैं अपरिमित रूप से अनेक हल। तो जो अपरिमित रूप से अनेक हल होता है, उसमें जो ये हम a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकालेंगे। पहले इनको हमें निकालना पड़ता है, इनको निकालेंगे फिर देखेंगे। तो अगर अपरिमित रूप से अनेक हल पे हम देखते हैं कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इसमें a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों बराबर होते हैं, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि इसके एक या एक से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा हल इसके होते हैं। और ये जो रेखाएं होती हैं इसकी संपाती होती है, ये संपाती रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये जो होती हैं संपाती होती हैं। ठीक है, ये संपाती होती हैं। और अपरिमित रूप से इसके अनेक हल होते हैं, संपाती रेखाएं होती हैं। और इसको जो हम बोलते हैं असंगत समीकरण युग्म होता है। ये जो समीकरण होता है ये असंगत समीकरण युग्म होता है। समीकरण का जो युग्म होता है असंगत होता है, ये असंगत समीकरण युग्म होता है। इनके बारे में हम आगे जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हमें समझ में आ जाएगी कि कैसे होता है। संपाती रेखाएं होती है। ठीक, ये संगत, ये संगत नहीं होती, ये संगत होती है। इसे हम आश्रित भी कहते हैं, इसे आश्रित भी कहते हैं। असंगत हमारी आगे वाला जो होगा वो होगा। इसको हम संगत संगत समीकरण युग्म कहते हैं। ये आश्रित, इसको हम आश्रित भी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम बोलते हैं, ये जो हम कर रहे होते हैं इन्हें हम अनुपातों की तुलना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम क्या कर रहे हैं? इनको अनुपातों की तुलना कर रहे हैं, अनुपातों की तुलना कर रहे हैं। ठीक है, ये जो होता है हमारे, इसमें भी ये अनुपातों की तुलना हो जाएगी। ये ये भी हो जाएगी हमारे, यहाँ हम कर रहे हैं अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना। ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा कहलाता है ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण यानी कि जो हमारा ग्राफ होता है उस पर हम इसको निरूपित करते हैं। ये भी हमारा हो जाएगा। ये ब्रैकेट पे जो है, यहाँ भी ब्रैकेट पे है, एक ब्रैकेट पे आ जाएगा, इसको हम आश्रित बोलते हैं। ग्राफीय निरूपण। जब कोई हल नहीं होता तो इसका जो हमारा अनुपातों की तुलना जो होती है किस प्रकार करते हैं, तो पहले हम इनका निकाल लेते हैं। a1/a2
v1/v2 एंड c1/c2 निकाल लेते हैं। तो इसका जो अनुपातों की तुलना होती है वो होती है a1/a2 बराबर b1/v2। ये a1/a2 b1/v2 के बराबर तो होता है, लेकिन ये c1/c2 के बराबर नहीं होता है। ठीक, तो इसका कोई हल नहीं होता है। इसे हम असंगत समीकरण कहते हैं। इसे हम असंगत समीकरण कहते हैं। ये होता है हमारा ग्राफ निरूपण। ग्राफीय निरूपण, इसकी जो रेखाएं होती हैं वो समांतर रेखाएं होती हैं। समांतर रेखाएं हम देखते हैं प्रश्नावली 3.1। ये जो सवाल है, ये जो पुरानी एनसीईआरटी बुक है उस पे प्रश्नावली 3.2 पे दिया है। ये हमारी न्यू वाली एनसीईआरटी है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो हमारा क्वेश्चन जो कहता है, कक्षा x यानी कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ हल कर लेते हैं। तो यहाँ मान लेते हैं कि माना जो लड़कियों की संख्या है, माना लड़कियों की संख्या वो मान लेते हैं 22 है। ठीक, सॉरी x मान लेते। तो लड़कों की संख्या और मान लेते हैं और लड़कों की संख्या 22 है। ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। तो कुल जो विद्यार्थी हैं, कुल विद्यार्थी, इसको हम कह सकते हैं कि लड़कियां और लड़कों को मिला के कुल कितने हैं, 10 हैं। ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब अगला जो कहता है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो हमारी जो ये एक शर्त बोल रहा है वो है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो। तो लड़कियों की संख्या ये हो गई और ये लड़कों की संख्या हो गई। ये बोल रहा है कि लड़कियों की जो संख्या वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी कि ये इसको हमें बराबर करना है। तो ये ऑलरेडी ज्यादा है, कितना 4 ज्यादा है। तो अब हमें दोनों को बराबर करना है, तो इस पे हमें 4 ऐड करना होगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इनको हमें हल करना है। तो इसको भी हम अगर x की इसकी हम वैल्यू निकाल लें, यानी x का मान निकाल लें यहाँ से, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर ये हो जाएगा 10 माइनस 22 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार से हम 2 बॉक्स बनाएंगे, समीकरण 1 के लिए और एक समीकरण 2 के लिए। ठीक है, ये थोड़ा छोटा हो गया है। तो ये है हमारा समीकरण 1 के लिए और ये है हमारा समीकरण 2 के लिए। तो हम देख लेते हैं यहाँ। तो यहाँ हम लिख लेते हैं x और यहाँ लिख लेते हैं 22। यहाँ भी हम लिख लेंगे x और 22। इस प्रकार से हम 2 बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम इस प्रकार से निरूपित कर लेंगे x y। अब हम यहाँ देखते हैं अपने समीकरण। अब हम ये देखेंगे कि अगर समीकरण पे हम y के स्थान पे, ये y है ना, y के स्थान पे अगर हम 5 रख दें अपने से,
यहाँ अपने से वैल्यू रखनी होती है, आप कुछ भी रख सकते हो। जनरली हम छोटी संख्या रखते हैं, तो अगर हम यहाँ 22 के जगह पे 5 रख दूं, तो x का मान जो आएगा वो हो जाएगा, अगर ये 10 माइनस 22 है, तो 22 की जगह पे 5 रखेंगे तो 10 में 5 हम घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, जो हमारा x का मान आएगा वो 5 आ जाएगा। अब अगर हम 22 के जगह पे अगर हम 4 रखते हैं, 22 के जगह पे अब हम अगर 4 रखते हैं, 22 की जगह पे अगर हम 4 रखेंगे तो जो हमारा x का मान आएगा वो 6 आ जाएगा। हम यहाँ समीकरण 2 देख लेते हैं। अगर हम 22 के जगह पे 0 रख दें, अगर हम 22 के स्थान पे 0 रख दें, तो जो हमारा x का मान आएगा वो 4 आएगा। और अगर हम 22 के जगह पे 1 रख दें, तो जो हमारा x का मान आएगा वो 5 आएगा। अब हम इनको, ये जो हमारे मान 122 के आए हैं, इनको हम अब एक ग्राफ पे बनाएंगे। तो हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा ग्राफ है। तो ये हमारा ग्राफ है। यहाँ पर हमारे जो एक्स की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, एक्स की जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो 6 तक है। इसमें भी दोनों पे हमें देखना है कि एक्स की सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी है। तो प्लस 6 की है, प्लस 6 की है, और बाई की हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो +5 तक है। तो हम अब इसको ग्राफ पे बनाएंगे। तो ये जो हमारी होती है, ये लाइन, जो हमारी ये लाइन होती है, ये हमारी होती है बाई की, प्लस बाई की। ये जो हमारी लाइन होती है होती प्लस बाई की। तो हमें बाई की मैक्सिमम वैल्यू जो कि 5 तक थी, तो हमें 0 से बनाना पड़ेगा। तो यहाँ 0 0 होता है, यहाँ 0 0 होता है, ये 1 हो जाएगा, 2 3 4 और 5 हो जाएगा यहाँ। तो हमें प्लस के 5 तक बनाने हैं बाई पे, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी है बाई की वो 5 तक है। तो ये हमारा जो हो गया, ये बाई का हो गया। ठीक, हम नीचे इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि माइनस पे हमारी वैल्यू है। अगर हम चाहें इसको एक आध सेंटीमीटर बढ़ा सकते हैं। तो ये हम एक आध सेंटीमीटर इसको बढ़ा सकते हैं माइनस की तरफ। ये माइनस बाई का हो गया, इसको बाई डैश से प्रेजेंट कर सकते हैं, -1 हो गया है। अब हमारी जो x की वैल्यू थी प्लस में, वो +6 तक थी, तो इसको भी हम बना लेते हैं। इसमें भी हम -x की तरफ 1 या 2 सेंटीमीटर बढ़ा लेते हैं। इसको हम यहाँ +6 तक इसको बढ़ा लेंगे हम। तो ये हो गई हमारी 1 2 3 4 5, और ये हमारा हो गया 6। ये हमारा x हो गया, इधर हमारा x डैश हो गया, और ये हमारी -1 हो गया। यहाँ जो हमारा होता है इसे मूल बिंदु कहते हैं, ये 0 0 होता है। अब हम इस पे हम देखते हैं समीकरण फर्स्ट जो था हमारा। तो समीकरण फर्स्ट को जब हमने सॉल्व किया था, तो उसमें जो हमारे x की वैल्यू थी वो 5 थी, और y की वैल्यू भी 5 थी। तो यहाँ हम देख लेते हैं,
पहले हम x का मान लिखते हैं, तो x की वैल्यू हम देख लेते हैं यहाँ। x का जो मान है हमारा x, एक चीज और, ये जो हमारा ग्राफ होता है यहाँ, जो ये जो मोटी लाइन, गाढ़ी लाइन यहाँ खींची रहती है, वो 1 सेंटीमीटर पे रहती है। एक ये जो डब्बा रहता है हमारा बॉक्स, वो 1 1 सेंटीमीटर पे होता है। और यहाँ जो बीच पे ये, उससे भी थोड़ा गाढ़ी लाइन रहती है, उससे थोड़ा पतली रहती है लेकिन गाढ़ी रहती है, वो 0.5 की होती है। 0.5 बोला जाए तो जो हमारा 1 सेंटीमीटर पे होता है वृत्त, तो 1 सेंटीमीटर पे 10 मिलीमीटर होते हैं। तो ये जो हमारी होती है वो 5 मिलीमीटर की डिस्टेंस पर होती है। तो देख लेते हैं, हमारा जो x का मान था वो 5 था, तो ये हमारा x है, ये हमारा x है। तो x का मान जो था हमारा 5 था, y का मान भी हमारा 5 था। तो हम देख, x का मान ये है 5 और y का मान ये 5 है। अगर हम इसको मिलाएंगे तो ये जाके कहीं, ये यहाँ से x का ये और y का ये हमारा यहाँ पास पॉइंट बनेगा, ये जो है ये बनेगा हमारा 5 5 का, ये हमारा बनेगा 5 5। ये भी x का है, पहले हम x का लिखते हैं, तो ये हमारा x का 5 हो गया इस सीधी लाइन पे, और ये y का, तो ये दोनों पॉइंट यहाँ पास मिलेंगे। ठीक है, इसको ऐसे बनाते नहीं है, लेकिन आप चाहो तो इसको डैश डैश करके बना सकते हो। ये जो सीधी लाइन है खींचना है, इसको आप डैश डैश कर सकते हो। ठीक है, आप इसको डैश डैश करके यहाँ पर बना सकते हो। ये हम डैश डैश करके बना दिया, एक चीज हो गई, इसको भी आप डैश डैश कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि ये कहाँ से बन रही है ये लाइन। ये एग्जाम में भी आप इसी प्रकार बना सकते हो। अब हम देखते हैं हमारा ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट वैल्यू हमारी आई थी। अब हम दूसरी देख लेते हैं, दूसरी हमारी x की 6 थी और y की 4 थी, तो इसको भी हम देख लेते हैं। x जो है हमारा, x ये है हमारा प्लस x की तरफ, x की वैल्यू 6 थी हमारी, ये x है, x की वैल्यू 6 थी और y की 4 थी। y की 4 ये यहाँ आएगी, और x की जो आएगी तो यहाँ आएगी 6। तो ये जो हमारा पॉइंट बनेगा वो यहाँ बनेगा। यहाँ हम लिख सकते हैं 6,4, पहले हम x की लिखते हैं फिर y की लिखते हैं। इसको भी हम डाइटेक्स करके दिखा सकते हैं। तो ये तो मैं इसको डाइटेक्स कर देंगे। ये हमने डाइटेक्स करके इसको दिखा दी, ये हमारे x की हो गई और ये हम y की। ये जो हमारी डिस्टेंस है, ये हमारी डिस्टेंस है, ये y की डिस्टेंस, ये जो हमारी दूरी है यहाँ से हमें जो ये दूरी खींची, ये y की है। अब हम ये x की बना रहे हैं, ये हम x की दूरी बना रहे हैं। क्योंकि आपने क्लास 9 पे पढ़ा होगा, जो लाइन वाई एच पे बनाई जाती है वो एक्स की दूरी है। एक्चुअली जो लाइन वाई एच पे बनाई जाती है, वाई एच पे, ये लाइन जो है वाई एच पे है, इसको वाई एच बोलते हैं, इसको एक्स बोलते, एक्स अक्ष बोलते हैं। तो जो लाइन हम वाई एच पे बना रहे हैं, ये वाई एच पे बन रही लाइन, तो ये एक्चुअली एक्स की दूरी है। और जो एक्स अक्ष पे बनती है, एक्स अक्ष पे जो लाइन हम बनाते हैं वो वाई की दूरी होती है। तो ये हमारा बन गया। अब हम इसको हम इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला सकते हैं आपस में इस प्रकार। तो इसको हम सीधी लाइन खींच देंगे, इसको डैश डैश करेंगे, ये हमारा बन जाएगा इस प्रकार से। इसको हम इस प्रकार कर देंगे, इसका हम समीकरण लिख देंगे। हमारा समीकरण फर्स्ट था वो था हमारा, उस पे हम समीकरण लिख देंगे इस लाइन पे, x प्लस वाई बराबर 10 था हमारा, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम देख लेते हैं इसी ग्राफ को,
इसी ग्राफ पे हम लोग बनाएंगे अपने जो हमारा दूसरा समीकरण था उसकी वैल्यू को रखेंगे। तो जो हमारा दूसरा समीकरण है उसका जो मान था हमारा एक्स का मान जो था 4 था और वाई का मान था 0। तो देख लेते हैं हम इसको। एक्स का मान हमारा 4 था तो ये हमारा एक्स है, ये हमारा एक्स है। और बाई का मान जो है बाई का मान 0 है। तो एक्स का मान 4 और बाई का मान 0 यानी कि ये इसी लाइन पे बनेगा। बाई का मान 0 है तो ऊपर हम नहीं बढ़ पाएंगे। तो बाई का मान 0 फिर भी दोनों जो हमारे एक्स और बाई होते हैं मोड़ बिंदु पर 0 0 है। तो ये हमारा बनेगा एक्स का मान था 4 हमारा, तो यहाँ पास बन जाएगा। हम लिख सकते हैं कि हमारा फोर का मान 0 हो गया क्योंकि हम पहले एक्स का लिखते हैं। अब हम लेते हैं जो हमारा दूसरा मान था। दूसरे को हम देख लेते हैं तो जो एक्स का वैल्यू थी हमारी 5 थी और वाई की 1 थी। तो एक्स का 5 और वाई का 1, एक्स का 1 5 हो गया और वाई का 1, तो एक्स का 5 यहाँ बनेगा और वाई का 1 ये है। तो ये दोनों 500 मिलेंगे, यहाँ पास मिलेंगे। तो ये जो हमारा बनेगा ये हो जाएगा हमारा 5 1 का। इसको हम डैश डैश कर सकते हैं ये इस तरह से। आप इसको डैश डैश कर सकते हो इस प्रकार से। ये अब हम इस लाइन को भी बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे ऊपर तक। ये जो हमारी समीकरण फर्स्ट की लाइन थी उसको हम काटेंगे। ये जो हो गया हमारा ये समीकरण 2 हो गया। इसका समीकरण नाम हम दे सकते हैं। ये जो है हमारी ये जो लाइन थी हमारी ये हम लिख देते हैं। ये जो हमारी लाइन थी ये थी समीकरण, समीकरण 2 था हमारा एक्स बराबर वाई प्लस। अब हमें इसमें निकालना था लड़कों और लड़कियों की संख्या कितनी है। तो ये जो हमारी लाइन है ये यहाँ 6 है तो यहाँ हमारा 7 होगा। यहाँ कितना होगा हमारा 7 होगा। ठीक है। तो ये जो बिंदु काटा है यही पास, ये जो दोनों रेखाएं जो एक दूसरे को आपस में काटती हैं वहीं पास हमें मान मिलता है जिसका मान एक्चुअली में निकाल रहे होते हैं, वास्तव में जिसका मान हम निकाल रहे होते हैं वो हमें यही मिलता है। तो हम ये देख लेते हैं कि जो हमारी एक्स अक्ष से दूरी है ये हमारी एक्स अक्ष की दूरी होगी। हमने क्या बोला कि जो बाई अक्ष पे जो रेखा बनती है, बाई अक्ष पे जो रेखा बनती है वो एक्स की दूरी होती है और जो एक्स पे बनती है वो बाई की दूरी होती है। तो ये बाई पे जो हमारी रेखा बनेगी ये डिस्टेंस वास्तव में, तो ये किस बिंदु पर काट रही है, बिंदु पर काट रही है 7 पर काट रही है। यहाँ एक्स एक्स से हम देखें तो एक्स की जो दूरी हमारी वो 7 पर है और वाई की जो दूरी वो 3 पर है। तो ये हम इसको इस प्रकार से बना सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम इस प्रकार से बना सकते हैं। ये इस प्रकार से हम दिखा सकते हैं। और इस बिंदु पर काटा है ये। तो यहाँ हमारी जो एक्स की दूरी है, एक्स, इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं। एक्स की जो दूरी है हमारी वो 7 है और वाई की दूरी है वो 3 है। ठीक। तो कह सकते हैं हमने एक्स की दूरी किसे मानी थी, जो हमारी हमने एक्स किसको माना था, तो हमने माना था कि लड़कियों की संख्या जो है एक्स है और लड़कों की संख्या बाई है। तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि अतः जो लड़कों की संख्या है हमारी, यहाँ से हम बता सकते हैं, ये हम यहाँ से बता सकते हैं हमारा जो एक्स का मान आया है वो 7 है और बाई का मान 3 है। हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः, हम लिख सकते हैं, हम यहाँ लिख देंगे कि अतः लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या 7 है और लड़कों की संख्या
3 है। यहाँ एक चीज और हम यहाँ से देख सकते हैं कि इसने कहा था कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, ये लड़कियों की संख्या जो लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो हम देख सकते हैं लड़कियों की संख्या जो 7 हो, लड़कों की 3 है, तो यहाँ हम अगर 7-3 करें तो 4 आ रहा है। ये हमारी जो है ये लड़कियों की संख्या जो है लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं। इसको हमें दिखाना नहीं है, हमने आपको समझाने के लिए बताया। तो इस प्रकार से हम ग्राफीय विधि द्वारा किसी भी समीकरण का मान हम निकाल सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन वो कहता है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों, कलम यानी पेन होता है, का मूल्य, जो कुल मूल्य है वो 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो हम यहाँ कर लेते हैं हल। मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य हमारा है कितना, 100 रुपए मान लेते हैं, तथा एक कलम का मूल्य 22 रुपए। तो यहाँ कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य, यानी कि 5 पेंसिल और 7 कलम को मिला के, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा प्लस का 7 इसका जो कुल मान है वो 50। ये हो गया हमारा समीकरण 1। और दूसरा हमारा कहता है कि 5 कलम तथा किधर है 7 पेंसिल तथा 5 कलम का मूल्य 46 रुपए। तो 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y बराबर है 46, ये रुपए में यूनिट इसकी हम लिख देंगे। अगर हम यहाँ से x का मान निकालें, इसमें से अगर हम x का मान निकालें तो इसमें से हमारा x का जो मान आएगा वो हो जाएगा 5x बराबर 50 माइनस 7y, ठीक। तो x बराबर हो जाएगा, इधर गुणे में है, इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, ये हो जाएगा 5। ये हो जाएगा हमारा, इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। इसमें से भी हम x का मान निकाल लेते हैं, तो 7x बराबर हो जाएगा ये 46 माइनस का 5y। यहाँ से हम x का जब मान निकालेंगे तो हो जाएगा 46 माइनस का 5y और डिवाइडेड बाई 7। इसको हम नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 4। अब हम उसी प्रकार से 2 बॉक्स बना लेते हैं। ये हमारे 2 बॉक्स हो गए और हम यहाँ ये हमारा हो गया समीकरण 3 के लिए, और ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 4 के लिए। तो ये हमारा x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। अब हम इसको हल करेंगे, तो मान लीजिए कि हम y बराबर 0 रख रहे हैं, y बराबर हमें 0 रखने पर x का मान क्या मिल रहा है समीकरण 3 में, तो रख देते हैं। ये है हमारा x बराबर 50 माइनस 7 गुणे 0 बटे 5, y की जगह पे हमने 0 रख दिया, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 50 बटे 5। उसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। तो हमें y बराबर 0 रखने पर जो x का मान आ रहा है हमारा वो 10 आ रहा है। अब हम y बराबर 5 रख लेते हैं।
आप कुछ भी रख सकते हो। y बराबर 5 रखने पे जो x का मान आएगा हमारा 50 माइनस 7 गुणे 5 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा हमारा 7 गुणे 35, और ये बन जाएगा हमारा 50 माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आएगा यहाँ से 15 डिवाइडेड बाई 5। इसको हम काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 5 रखने पर x का मान हमारा आ रहा है 3। तो समीकरण नंबर 3 को हमने हल कर लिया। अब समीकरण हम 4 को देख लेते हैं। इसमें भी अगर हम x के जगह पे, सॉरी y के स्थान पे 0 रख दें, तो हम इसमें y के स्थान पे 5 रख देते हैं। तो y के स्थान पे 5 रखने पर हम इसको हल कर लेते हैं समीकरण नंबर 4 को। तो x बराबर 46 माइनस 5 गुणे ये 5 रखेंगे हम, और डिवाइडेड बाई है 7। तो 46 माइनस 25/7, इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 21/7, कट जाएगा तो हो जाएगा 3। तो x का जो मान आ गया हमारा 3 आ गया। अब हम y के स्थान पे -2 रखते हैं। आप कुछ भी रख सकते हो, आप ऐसा मान रखिए कि यहाँ हमें जब हम डिवाइड करें इसको, तो एक दशमलव पे संख्या नहीं आनी चाहिए, ये पूरा पूरा कट जाना चाहिए। तो ऐसी संख्या हम रख देते हैं। तो यहाँ हम y के स्थान पे -2 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 46 माइनस 5 गुणे -2 रखेंगे हम डिवाइडेड बाई 7। ये हो जाएगा हमारा 46 माइनस, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये 5 गुने के हो जाएंगे 10 डिवाइडेड बाई 7। इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा 56 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 8 56, ये 8 बार पे कट गया। तो y के स्थान पर -2 रखने पर x का जो मान आया वो, अब यहाँ पर जो हमने समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल किया है, ये हमने, तो यहाँ हमारा इसको हम अब ग्राफ पे प्रेजेंट करेंगे, ग्राफ पे दिखाएंगे। तो हमारे जो x की जो हम x को कितने सेंटीमीटर लेंगे, तो हम ज्यादा से ज्यादा x को 10 सेंटीमीटर लेंगे, और y को हम 5 सेंटीमीटर लेंगे। हम दोनों पे देखते हैं, दोनों पे जो हमारी सबसे ज्यादा वैल्यू होती है उसको हम ले लेते हैं। उससे बाद 2 सेंटीमीटर हम ज्यादा ही ले लेते हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ जाती है। और इस बार हम y का मान जो है, हम y की हम मैक्सिमम जो लेंगे हम 5 सेंटीमीटर तक लेंगे, और इस बार हम ये -y पे वाले हमारे -2 तक है, तो इसको भी हम इस बार लेंगे। तो देख लेते हैं हम अपने ग्राफ को। तो इसमें जो हमारा, तो यहाँ देख लेते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ अगर हम 0 0 मान लें, यहाँ हम अगर 0 0 मान लें, नहीं यहाँ मान लेते हैं, यहाँ हम 0 0 अगर मान लें, इसको अगर हम 0 0 मान लें, तो नहीं, हम यहाँ 0 0 मान लेते हैं, क्योंकि जो हमारी x की दूरी है वो 10 तक जाएगी, तो यहाँ आ नहीं पाएगी, तो इसलिए हम इसको 0 0 यहाँ मान लेते हैं। तो ये हमारा जो है 0 0 हो जाएगा। इस पॉइंट को हम यहाँ 0 0 मान लेंगे। तो हम इसको अब यहाँ बना देते हैं। इस प्रकार से हम यहाँ लाइन खींच देंगे इस पे। ये हमारी जो है x की है, x अक्ष की, तो इस प्रकार से खींच देंगे। ये हमारा 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 हो गया। ये हमारी जो है ये प्लस x का है, तो इसको हम x बस लिख देंगे। हम y की बनाएंगे, तो y की जो हमारी दूरी थी वो 5 तक थी प्लस पे, तो हम यहाँ से खींच देते हैं लाइन।
यहाँ तक, तो ये हमारी हो गई। हम इसको भी दे देते हैं, तो यहाँ ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और ये हमारा हो गया 5। ये हो जाएगी हमारे बाई की। अब इस बार में -y का भी मान दिया था जो कि -2 तक था, तो इसको हम माइनस माइनस बाई का भी बना लेते हैं। तो -y का जो बनेगा वो y के नीचे बनेगा, तो यहाँ -y का भी बना लेते हैं। तो यहाँ पास हमने -y का भी बना लिया। ये -1 -2, ये -2, ये -3, ये -3। हम एक आध सेंटीमीटर एक्स अक्ष पे भी बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष का है माइनस का, इसको हम y डैश से दर्शाएंगे। ये हमारा -1 हो गया। हम अगर इसको हम अपने स्केल नॉर्मल स्केल पे नापेंगे तो ये 1 सेंटीमीटर नहीं आएगा, लेकिन हमें जो ग्राफ में दिए रहेगा हम उस पे इसको हम 1 सेंटीमीटर ही मान के चलेंगे। हमें अपने से इसकी दूरी नहीं मापना, हमें लाइन सीधी खींचने के लिए पटरी का प्रयोग करना है, लेकिन उस पर जो सेंटीमीटर है वो बड़ा होता है। इसलिए हम जब परीक्षाओं को बनाएंगे तो हम इस ग्राफ का भी 1 सेंटीमीटर मान के चलेंगे इस डिब्बे को। हमें अपने पटरी का सेंटीमीटर नहीं देखना है कि पटरी पे जो है गैप ज्यादा है, सेंटीमीटर पे ज्यादा आ रहा है इसको नापने पे, तो हम उसको ले लें। ऐसा भी नहीं करना है, हमें जो ग्राफ पे दिया रहेगा उसी का हमें सेंटीमीटर लेना है। तो देख लेते हैं हम कि हमारा जो x का मान है, x का जो है हमारा 10 है और y का 0 है। तो x का 10 है और y का 0 है, तो यहाँ हम देख लेते हैं जो हमारा x है, ये हमारा x है, प्लस का मान था तो x, ये हमारा x हो गया। x का मान 10 है और y का जो मान है वो 0 है, यानी कि y 0 यहाँ ऊपर नहीं बढ़ेगा, तो x जो हमारा होगा यहाँ होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले x का मान आता है हमारा तो 10 और ये हो गया हमारा 0। तो हम इस प्रकार से लिख देंगे इसको। दूसरे को देख लेते हैं। जो हमारा दूसरा है वो आ रहा है x का 3 है और y का 5 है। x का 3 और y का 5, तो x कहाँ है हमारा प्लस अक्ष पे, तो ये हमारा x हो गया। इसको हमें नहीं देखना है, इसको हमें नहीं देखना है। x जो हमारा हो गया यहाँ हो गया, तो x का जो है हमारा 3 है और y का 5 है, तो ये कहाँ बनेगा हमारा, ये हमारी y h की दूरी होगी। तो यहाँ 5 पे एक्स अक्ष पे देख लेते हैं, तो ये हमारे एक्स की जो दूरी होगी वो हमारी यहाँ 3 तक होगी। तो ये हम यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ हमारा बनेगा। तो पहले हम एक्स का लिखेंगे, तो एक्स की कितनी है 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा। ऊपर दिख नहीं रहा था, अब दिखने लगा है। तो एक्स का जो हमारा है वो 3 है और वाई का 5 है। तो इस प्रकार से लिखते हैं, पहले एक्स का आता है फिर वाई का। इसको हम डॉट डॉट करके बना सकते हैं। तो ये हम डॉट डॉट करके इसको अपने समझने के लिए बना देते हैं। तो ये जो हमारी हो गई वो बाई एच की दूरी हो गई, यानी बाई की दूरी हो गई, बाई एच की ना बाई की, जो हमें समीकरण पे दिया था, हल करने पे जो हमें मिला था। और ये हमारे एक्स की दूरी हो गई इस पे बाई एच पे। अब हम ये जो हमारा पॉइंट था यहाँ और ये पॉइंट, इन दोनों को हम आपस में मिला देते हैं इस प्रकार से। इन दोनों पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। ये हमने इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दिया, और जो लाइन हम मिलाएंगे उस पर हम उसका समीकरण जरूर लिखेंगे। इसका जो समीकरण था हमारा, उस पे हम समीकरण, जो हमारा समीकरण था उस पे हम चाहे तो समीकरण 3 का 3 रख दें या समीकरण हम 1 रख दें, क्योंकि हमारा जो समीकरण 3 है वो समीकरण 1 से बनेगा, तो हम समीकरण 1 ही रख सकते हैं। तो यहाँ हम समीकरण 1 ही रख देते। तो समीकरण 1 जो था हमारा वो था
5x प्लस 7y बराबर 50। यही था हमारा समीकरण एक, तो हमने रख दिया। ये हमारी जो रेखा है वो समीकरण एक की है। अब हम देख लेते हैं दूसरे को। दूसरे को हमने चौथा समीकरण माना है, यहाँ निकालने पे हमारा जो आया वो चौथा आया है। ये हम देख लेते हैं। तो जो हमारी x की दूरी है इस पे 3 है और y की दूरी 5 है। तो हम देख लेते हैं, x की दूरी 3 है, इस पे भी x की दूरी 3 है और y की दूरी 5 है, तो ये भी यहीं आएगा। तो इसको हम फिर से यहाँ एक बार हम फिर लिखेंगे। ये नहीं कि हमने एक बार लिख दिया तो दोबारा नहीं, तो यहाँ एक बार फिर लिखेंगे। तो इस बार हम यहाँ लिख देते हैं, ये 3 हो गया और 5 हो गया। ठीक, हम देख लेते हैं दूसरे को। तो दूसरा जो है हमारा, उस पे x जो है 8 है और y -2 है। इस बार y -2, तो यहाँ देख लेते हैं, ये नीचे की तरफ बनेगा। तो x जो है हमारा, x यहाँ 8 है, ये हमारा x है प्लस की ओर, ये हमारा x हो गया 8। और y जो है हमारा वो है -2, ये -2 हो गया y। तो ये जो दोनों हमारे मिलेंगे, ये कहाँ मिलेंगे? ये हमारा 2 हो गया और ये 8 हो गया, तो ये यहाँ मिलेगा। इसको हम पहले x का लिखते हैं फिर y का। तो इसको हम लिख सकते हैं 8 और -2। इसको भी हम डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं। तो ये जो हमारी हो गई ये x की दूरी हो गई, ये जो हमारी हो गई ये x हो गई, इसकी दूरी। और ये हमारी y की हो गई। ये हमारी y की हो गई। अब हम इन दोनों बिंदु को मिला लेंगे, तो एक बिंदु हमारा ये है और एक ये है, यही दोनों बिंदु हैं हमारे। इस प्रकार से मिला देंगे इनको। हम समीकरण भी लिख देंगे। तो इसमें जो हम समीकरण लिखेंगे वो 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 है हमारा 7x और 5y बराबर 46, इस प्रकार से लिख देंगे। अब हम देखेंगे यहाँ कि x और y की हम अपनी वैल्यू देखेंगे। तो ये जो हमारा बिंदु है वो किस, ये जो दोनों हमारी रेखाएं हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की, वो किस बिंदु पे मिल रही हैं? ये यहाँ पास एक दूसरे को काट रही है यहाँ पास। तो यहीं से हमें x और y का मान मिलेगा। तो यहाँ से हम देख सकते हैं x का जो मान है हमारा, फर्स्ट वाला x का होता है, तो x का मान 3 है और y का मान 5 है। तो हमें हमारे सवाल पे पूछा था, हमारे सवाल पे पूछा था एक एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल। तो हमने जो पेंसिल का माना था वो x माना था और कलम का जो माना था तो y का माना था। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा जो x का मान आया वो 3 आया है और y का आया है वो 5 आया है। तो हम कह सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल हमारा 3 रुपए है। और अतः पे लिखेंगे हम क्या था, एक पेंसिल का मूल 3 रुपए है और एक एक कलम का मूल जो है वो 5 रुपए है। हम यहाँ से इसको भी देख सकते हैं। अगर हम यहाँ x के जगह पे 3 रखें तो 5 3 15 हो जाएगा और प्लस y की जगह 5 रखें तो 7 5 35 हो जाएगा। 35 और 15 को हम जोड़ेंगे तो 50 रुपए हमारा आ जाएगा। ऐसे इसमें भी हम देख लेते हैं। अगर हम x की जगह 3 रखें तो ये 7 3 21 हो जाएगा और यहाँ हम 5 रखें तो 5 5 25 हो जाएगा। 21 और 25 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ 46 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम दोनों क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर लिए। तो इस प्रकार से हम ग्राफी विधि द्वारा हम किसी का भी हम मान निकाल सकते हैं जो हमें समीकरण पे दिया रहता है। तो हम देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को।